बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज़ादी का महीना आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस आज़ादी के महीने को भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में चाहे जैसा भी माहौल हो, चाहे जैसे भी हालात हों, लेकिन खुशी या जो उम्मीद है उसे हमेशा बाकी रखना चाहिए, ताकि ये आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दे और हौसला दे। सो आप सबको जश्न आज़ादी का ये महीना बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि सब ने अपने घरों में झंडियाँ लगा ली होंगी, अपने घरों पे झंडे लगा लिए होंगे, अपनी गाड़ियों पर भी लोगों ने जो है वो फ्लैग्स लगा लिए। और इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हम लोग इस तरह से, जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है ना, ईद जैसा समा होता है, इसी जैसा समा जो है, इसी जैसी खुशियाँ जो हैं वो अगस्त के महीने से हम पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं। और अल्लाह करे कि ये खुशियाँ जो है वो ऐसे ही कायम दायम रहें, अमन रहे, सलामती रहे, मोहब्बत रहे, यकजहती रहे। और यही पैगाम हम पूरी दुनिया को भी दें कि हम एक हैं और हम अपने मुल्क से, इस सब्ज़ हलाली परचम से बहुत मोहब्बत करते हैं। अगस्त के हवाले से, आज़ादी के हवाले से ज़रूर बात होगी। और मैं अपनी जो मेरे आज के मेहमान हैं उनको भी शामिल गुफ्तगू करूँगी। अपनी फ़ील्ड के माहिर हैं और मैंने पहले भी इनके बारे में यही कहा कि अपनी इस पहचान को इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है वो प्रमोट किया है। कोशिश इनकी यही रही है कि पाकिस्तान में बेहतर टेक्नोलॉजीज़ लाई जाएँ, बेहतर मेडिसिन की फ़ील्ड में काम किया जाए। मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर फसीउल्लाह मीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? आपको आज़ादी का महीना मुबारक हो। मुबारक हो। डॉक्टर साहब ये बताइए, ये जो जश्न आज़ादी हम सेलिब्रेट करें हैं, माशाल्लाह से आप देखें क्या रौनकें हैं, हर जगह पर आपको झंडे, खुशियाँ, मुस्कुराहटें ही नज़र आ रही हैं, तैयारियाँ हो रही हैं। आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर मैं आपको ले जाऊँ आपके स्कूल डेज़ में, आपके बचपन में, तो आज के सेलिब्रेशन में और उस वक्त की सेलिब्रेशन में फ़र्क था, तो आप कैसे मनाया करते थे 14 अगस्त? या आपको लगता है सेम है, अभी भी वैसे ही है, वैसे ही रौनक है, वैसे ही जज्बा है लोगों में? भला वैसे ही है। अच्छा, जज्बा भी उसी तरह है। राइट। ये कि कुछ मॉडर्न हो गए हैं हम, हाँ। कुछ एडवांटेजेस हैं, तो आज का जश्न और ज़्यादा खूबसूरत हो गया है और ज़्यादा सस्ता है, बहुत अच्छा लगता है। पहले भी सस्ता था, अपने वसाइल, मैं तो अपने बचपन की आपने बात की, तो ज़माने की बात है कि हम झंडे लगा लिया करते थे। ठीक है। अब रोशनियाँ होती हैं, हम रोशनियाँ देखने निकलते थे। अब हर जगह माशाल्लाह रोशनियाँ करते हैं लोग, हालांकि ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, लेकिन इन दिनों में रोशन नज़र आता है। हाँ, फायरवर्क्स होते हैं, हर ग्रीन कलर नज़र आता है हर जगह, और बिल्डिंगों पर सजी हुई नज़र आती है, बड़ी खुशी होती है। सच है कि हर एक की पहचान है पाकिस्तान। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक की पहचान है पाकिस्तान। अच्छा, जिस तरह अब आप कह रहे हैं जैसे फायरवर्क्स होता है या लाइट्स लगाई जाती हैं, ये एक अब मॉडर्न तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग क्या करते थे? चिरागा किया करते थे या किस तरह, और रोशन किस तरह करते थे आप लोग? चिरागा भी होता था, लोग दिए भी जलाते थे। और फिर स्कूल जाना, सुबह तैयार होना, मैं स्काउट्स में था तो स्काउट का यूनिफॉर्म पहनना और फिर वहाँ जाके पाकिस्तान का झंडा लहरा, उसको सल्यूट करना, एक अजीब समा होता था। अच्छा, आप पता नहीं, आप आज बैठे थे तो मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे पूछूंगी कि आप जो है फोर्स में क्यों नहीं गए, आप आर्मी में क्यों नहीं गए? सो अभी आपने जिक्र किया कि चले आपने स्काउट में जो है, जब यूनिफॉर्म पहनता है ना इंसान, जब वो यूनिफॉर्म पहनता है तो उसकी एक अलग जो है ना, जब आप उस यूनिफॉर्म को पहनते हैं तो यू फील समथिंग डिफरेंट। आप एक अलग से अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, आप अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, आप अपने आप को जिम्मेदार महसूस करते हैं। तो आपने जो है स्काउट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभाई, कभी सोचा कि मैं फोर्स की तरफ चला जाऊँ, या यही सोचा था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? मुझे रिसर्च और डॉक्टर दो चीज़ें पसंद थी। अच्छा। कि कुछ नया काम करें, कुछ नई जिद्दत करें, कुछ सोचें। मैं बहुत देखता था, और ख्वाब जो है देखना चाहिए। कौन सी वाले ख्वाब? मैं एक तो अच्छे ख्वाब। मैं मुझे याद है कि मैं ख्वाब में उड़ता रहता था, बुलंदियों पर जाता था। ओके। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो ख्वाब जो है वो पूरे हो गए माशाल्लाह। पूरे अल्लाह करे कि हो जाए। मैं नहीं समझता कि मैं इतनी बुलंदियों पर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी ख्वाब देखता हूँ। मैं सोचता हूँ
अल्लाह पूरा करता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब यकीनन आप अपने सर्कमस्टांसेस को, अपने लाइफ को आप बेहतर जानते हैं, लेकिन हाँ, एक शख्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा जब हमारे सामने आता है ना, तो हम उसको मॉडल बनाते हैं और उसको समझते हैं, फिर हम कंपैरिजन करते हैं कि ये सक्सेस है या ये जो है ये किस लेवल की स्टोरी है। बट जिस तरह आपने गाहे बगाहे जिक्र भी किया कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, और ये वो कामयाब लोग होते हैं जो फ़ख्र से अपने पास्ट को याद रखते हैं और बताते हैं कि मैंने मेहनत की, मैंने स्ट्रगल की और मैंने डेडिकेशन के साथ जो भी गोल्स अपने सेट किए उनको मैंने अचीव किया। तो आप अचीवर हैं माशाल्लाह, और आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया और आज आप यहाँ पर हैं। तो यकीनन वो जो आप ख्वाब देखते थे ना कि मैं उड़ रहा हूँ, वो देखिए माशाल्लाह से ये पूरे हुए ना। और देखिए पाकिस्तान भी एक ख्वाब था जो हकीकत, वेरी ट्रू। तो ये ख्वाब रात में नहीं देखे जाते, दिन में भी देखते हैं। जी। और अल्लाह उसे पूरा करता है। हाँ, मैं भी आपसे जो मैं पूछ रही थी ना कौन से ख्वाब, वही ख्वाब, एक ख्वाब जो इंसान रात को देखता है उसकी मुख्तलिफ ताबीर, एक ख्वाब वो होते हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते, जो उसको जगा के रखते हैं कि नहीं मैंने इन ख्वाबों को पूरा करना है, मैंने अपने गोल्स को अचीव करना है। और एक बड़ा हिस्सा है लोगों का जो अपने उन ख्वाबों को पूरा भी करता है और अचीव भी करता है, और ऐसे भी लोग हैं जो अपने लिए कुछ सोचते हैं लेकिन अल्लाह ने उनके लिए कुछ और बेहतर जो है वो मुंतखब किया होता है, और वो फिर उस रास्ते चले जाते हैं और वो फिर वो चीज़ उनके लिए हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि अब ज़िंदगी में अभी हम जिस तरह ख्वाबों की बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें, यकीनन अभी भी आप रिसर्च कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ और आप यही करते हैं और इसमें आप बड़ा खुश होते हैं, लेकिन अब कौन सा ख्वाब आप देखते हैं या अब आप क्या ड्रीम करते हैं, अब आपकी फैंटेसी क्या है लाइफ की कि अब ये चीज़ हो जानी चाहिए मेरे लिए? मेरा ख्याल है कि अब मैं सोचता हूँ कि और कितना आउटपुट दे सकता हूँ लोगों को। अच्छा। और कितने कानों को बेहतर कर सकता हूँ। बहरेपन पे मेरा बड़ा काम है। अच्छा। डेफनेस पर तो मेरा दिल ये चाहता है कि रोज़ 2-3 ईयर सर्जरीज हों और जो बहरापन है उसे दूर कर सकूँ। तो दिस इज़ माई थिंकिंग के आई शुड गिव माई मैक्सिमम। अब चाहता हूँ मैं मैक्सिमम दूँ, यानी अब वो जो कुछ हासिल किया है अब लोगों को और बेहतर तौर पर दे सकूं। आप उसको रिटर्न माय टेक्निकल नो हाउ एंड ट्रीटिंग माय पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड हियरिंग, जिनके सुनाई देने से जो लोग हैं, कान के बड़े बड़े मसले हैं कान के इस मुल्क में, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि और बेहतर किया जाए। तो और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हमें मुश्किल दस्तियाब होती है, मसलन कुछ पीसेस हम कान में लगाते हैं बहरेपन में, तो वो मैंने हासिल किए हैं। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ भी बनने लगे। तो कहते हैं ना पहले इंसान पैसा कमाता है, फिर अल्लाह करे यकीनन पैसा भी है, इज़्ज़त भी मिलती है, फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान को रिटर्न करना होता है, जब वो कहता है कि अब जो कुछ मेरे पास है, जो अल्लाह ने मुझे नवाजा है, अब वो मैं लोगों तक वापस दूँ। और ये उसके अंदर ये जुस्तजू होती है। इसका मतलब ये होता है कि रब की ब्लेसिंग उस शख्स पर है और रब अब उनको वसीला बनाना चाहता है दूसरों के लिए। क्योंकि हम कहते हैं, ये तो हम अभी रमज़ान में ट्रांसमिशन कर रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिलती थी, तो उसमें उलमा कराम बता रहे थे कि अगर कोई शख्स आपके बराबर में बैठा है और वो ऊंचा सुनता है और आप उसके लिए थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, तो ये भी आप उस पर ये भी सदका है, ये भी सवाब है, बाई से सवाब का काम। और किसी के उस बहरेपन को ठीक कर देना, तो आप सोचें ये कितने सवाब की काम है। तो आपने बड़े अच्छे अच्छे काम किए माशाल्लाह, और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह करे आप इसी तरह और बेहतर काम करते रहें। और आप लोग भी दुआ कीजिए उन प्यारे लोगों के लिए जो आप लोगों के लिए या उन लोगों के लिए जो मुश्किल में होते हैं, उनके लिए अपना हिस्सा दे रहे होते हैं। आज जब डॉक्टर साहब आए, क्योंकि जश्न आज़ादी का ये महीना चल रहा है, तो डॉक्टर साहब से उस हवाले से भी बात हुई, लेकिन डेफिनेटली इनकी एक्सपर्टीज़ जो है उस पर भी बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके मसाइल को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 0213222270। वैसे तो डॉक्टर साहब ENT देखते हैं, एयर का, आपके नोज़ का या थ्रोट का कोई भी इशू हो। आज मैं चाह रही थी डॉक्टर साहब से बात करना कि थायराइड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अब मैंने ख़ुद भी, मेरे जो है बहुत सारे ऐसे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको अब मैं सुनती हूँ कि ना थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। एक अच्छा खासा, अगर मैं यंग गर्ल्स की भी बात करूँ, एक अच्छी खासी फिज़िक मेंटेन आपकी बॉडी, और आपको ये प्रॉब्लम होती है तो आपकी बॉडी फिज़िक ख़राब होने लग जाती है। अक्सर जो है वो फेशियल हेयर्स आने लग जाते हैं आपके फेस पर, आप अपना बॉडी वेट लूज़ करने लग जाते हैं या बढ़ जाता है, आपके चेहरे की रंगत ख़राब होने लग जाती है, आपके बाल गिरने लग जाते हैं। कुछ लम्हे के लिए आप इमेजिन करें डॉक्टर साहब, एक शख्स अच्छा हंसता मुस्कुराता, चाहे मर्द हो या औरत,
एकदम से उसका बॉडी शेप ख़राब हो गया, बॉडी लूज़ हो गई, रंग ख़राब हो गया, स्किन ख़राब हो गई, बाल गिरने लग गए, तो इसका मतलब है कि वो तो लाइफ से कहीं और चला गया है, तो कॉन्फिडेंस भी लूज़ और आगे की लाइफ भी ख़राब, सिर्फ थायराइड की वजह से। ठीक है, थायराइड एक चेन का एक हिस्सा है। हाँ, जिस्म के ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक हिस्सा है। ठीक है। और अगर थायराइड का बहुत सारे फंक्शन है, थायराइड का असर दिल पर है, थायराइड का असर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर है जिस्म की। अगर थायराइड की ज़्यादा सिक्रेशन या कम हो जाए तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, डिले प्रेगनेंसी भी हो जाती है। और जैसे आपने सही फरमाया कि अगर थायराइड कम काम करे तो बाल भी गिरने लगते हैं, मोटापा होने लगता है, सुस्ती होने लगती है, गर्दन मोटी होने लगती है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है जैसे बफलो की तरह हो जाता है, भैंस की तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट होता है, तो बड़ा आदमी भद्दा सा लगता है, सुस्ती हो जाती है। बाद लोगों के कि कंगा तक करना मुश्किल हो जाता है, इतना हाथ खाने को दिल नहीं करता, उनकी इतनी सुस्ती हो जाती है। तो थायराइड अगर कम काम करे तो मुश्किल है, ज़्यादा काम करे, एतदाल से अल्लाह ने रखी हर चीज़, तो अगर उसका एतदाल से हट कर कोई चीज़ हो जाए तो फिर वो हो जाता है थायराइड, अब किसी को भी हो सकता है। ठीक है, तो मतलब ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसकी हमें रोकथाम करनी होगी क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है और इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो कैसे, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से। लेकिन पहले एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं जोहर से बात कर रही हूँ, परवीन जी कहिए। जी, मुझे थायराइड है, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हूँ। जी फरमाइए। जी बात कीजिए। हाँ, हेलो। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मुझे 21 साल हो गए थायराइड को, हाइपोथायराइड है मुझे। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी मैंने बंद कर दिया। हाँ, हेलो। जी मैं थेरोक्सिन ले रही हूँ 21 साल से, लेकिन अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब मैं रात को सोती हूँ ना तो मेरा ये ऐसे होता है जैसे मुझे सांस बंद हो जाता है मेरा, फिर मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, ओके ओके, राइट। मौजूद है कॉलर या जा चुकी हैं? हेलो जी ओके जी। अच्छा ये बताइए कि आपका साइज क्या है थायराइड का? डॉक्टर साहब, अभी तो मैं यहाँ सीएमएच में दिखाती हूँ, मलीर कैंट में। अच्छा, गर्दन के सामने आपकी ज्यादा सूज ज्यादा आ गई है, गिलहड़ जैसे कहते हैं? जी मेरे डॉक्टर साहब वेट बहुत बढ़ गया है मेरा, बल्कि 53 मेरी। राइट, ओके फाइन। अच्छा, वो डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपकी गर्दन पे यहाँ पर कोई जिस तरह गुठली सी बन जाती है, ऐसा कुछ है गर्दन पर आपके? यहाँ गर्दन आपकी ठीक है? गर्दन में तो नहीं है, उल्टे कान की पीछे जैसे है ना गुठली बनी हुई है। ठीक है, ओके, हम ऑन एयर डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब का की बात सुनने से पहले मैं ये ज़रूर कर दूं, आप गुलिस्तान, आपने कहा ये जौहर से आप कॉल कर रही हैं, डॉक्टर साहब कराची में ही मौजूद होते हैं, तो अगर आप खुद डॉक्टर साहब के पास आ जाएंगी, क्योंकि इतने अरसे से आप इस तकलीफ़ में हैं, सो बहुत अच्छा होगा आप आकर खुद दिखा लें, अपना प्रॉब्लम डिस्कस कर लें। बाकी ये यहाँ पर क्या मशवरा देंगे ये भी मैं इनसे पूछ लेती हूँ, बट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं आज थायराइड के हवाले से। एक कॉलर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी और डॉक्टर साहब आपने उनके सवाल सुना। उनका जो मसला है वो और लोगों के लिए बड़ा अवेयरनेस के लिए उसका जवाब बहुत ज़रूरी है जी। कि वो कहती हैं कि रात को नींद नहीं आती। हाँ। उन्होंने ये भी कहा कि उनका वज़न बहुत बढ़ गया है जी। तो ये देखिए, थायराइड जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड का कम काम करे, जो गुलिस्तान जौहर से खातून ने फ़ोन किया, तो मैडम कम काम करने की वजह से आपका फैट डिपॉजिट होने लगा। ठीक है। जब फैट इतना डिपॉजिट हो गया, जब इतना मोटापा हो गया, तो ये हो गया पिनविंकियन सिंड्रोम। ये एक बंदा था जब बहुत मोटा था, उसके नाम से इस डिजीज़ का नाम रखा गया है कि रात को नींद में उसको नींद नहीं आती थी, स्लीप एपनिया हो गया था वो खर्राटे बहुत ज़्यादा लेने लगा था। अच्छा। और उसको सोते सोते सांस रुक जाती थी, जो ये कहते हैं ना एकदम सांस रुक जाती है और एकदम घबरा जाती हैं। तो ऐसे लोग घबरा के उठते हैं, करवट लेते हैं, फिर लोग गड़बड़ाते हैं, फिर लेटते हैं। तो एक्चुअली फैट डिपॉजिट इतना ज़्यादा ज़बान के पीछे और थोड़ी के नीचे हो जाता है कि फिर वो लेटते में
हवा का रास्ता नैरो हो जाता है तो इसमें वाइब्रेशन होकर खर्राटे बहुत आते हैं। खर्राटों के साथ साथ जो सांस रुक जाती थोड़ी देर के लिए, और सांस रुकने के अमल में इसको कहते हैं एपनिया। ये अगर 7 सेकंड तक तो नॉर्मली एक सांस और दूसरी सांस के दरमियान एक वक्फा होता है, जो अगर 7 सेकंड से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्लीप एपनिया है। तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है, हम खारिज नहीं कर पाते सांस के ज़रिए, तो फिर एकदम झटका सा लगता है, तो एकदम चौंक के आदमी उठता है, फिर सो जाता है। तो ऐसे लोग दिन में उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते, रातों को खर्राटों से दूसरों को जगाते हैं, और गुस्सा करने के सुस्त हो जाते हैं। इनमें सुस्ती बहुत ज़्यादा हो जाती है, बैठे बैठे सो जाते हैं, इनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, भूल की आदत हो जाती है, सोचते सोचते थक जाते हैं, बात करते करते सो जाते हैं। और अगर खाए पिए ना कम भी अगर ये कंट्रोल भी करें तो भी इनका वजन बढ़ना है, वो बीमारी की वजह से बढ़ेगा कि थायराइड जो है वजन को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर साहब, अब आप इनको या इन जैसे जो पेशेंट हैं और वो जिनको सोते में ये महसूस होता है कि एकदम से सांस घुट रहा है या सांस बंद हो जाता है, तो अब आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? माशाल्लाह से थायरॉक्सिन ले रही हैं। हाँ। इनको चाहिए अपना थायरॉक्सिन लेवल हर दूसरे 2 महीने बाद करवा लिया करें। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से पता लगता है कि थायरॉक्सिन आपकी कितनी ज़रूरत है। ठीक है। तो हो सकता है वो उनकी थायरॉक्सिन की मकदार 1-8 गोली बढ़ानी पड़े। अच्छा, उसके अलावा फिर ऐसे लोग अपना फैट कम कर दें और यानी चिकनाई वगैरह कम खाएँ और वर्कआउट ज़्यादा करें, चलें, वॉक करें, सैर करें, सुबह 1 घंटा, रात को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा सैर करें और उससे जो है फिजिकल एक्टिविटी करें, तो उससे बेहतर हो। अच्छा, मैं एक ऐसी मतलब एक खातून है जिनको जानती हूँ, उनके साथ प्रॉब्लम क्या, मल्टीपल डिजीज़ हैं, उनको थायराइड भी है, उनको जॉइंट्स का प्रॉब्लम भी है और वो डायबिटीज़ भी है उनको। अब जॉइंट्स की वजह से उनके जो है वो इतने उनके जो है वो जो लेग्स हैं वो स्वेल हो गई हैं और वो इतना मोटापा है कि उनके लिए चलना फिरना मुश्किल है थायराइड की वजह से। अब वो वॉक कैसे करें वो उनसे होती नहीं है और उस वेट की वजह से उनको स्लिप डिस्क भी हो गया। अब ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर आप जब डायबिटीज़ भी होती है आपको तो ब्लड प्रेशर तो फिर आपको होना ही होता है। तो इतनी तमाम चीज़ों को जब आप डील कर रहे होते हैं और उसके साथ साथ आपको थायराइड भी हो, तो फिर अपना वेट कैसे कंट्रोल करेंगे? आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, आपको बात का भी प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ तो फिर पेशेंट के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात आ गई। अब आप बताएं ऐसे कंडीशन में क्या वजन का बढ़ना कितनी मुश्किल पैदा कर देता है। पैरों पे जोर पड़ता है, जॉइंट पे, तो घुटने बोल जाते हैं। हाँ। अब तोन निकली हुई है तो पीछे से खिंचा होता है तो वो मसल लिगामेंट्स वीक होते हैं तो डिस्क हो जाता है। और फिर जब नहीं चलते हैं तो और वजन गिरने लगता है। जब वजन ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ हो जाती है, वजन ज़्यादा होता है तो स्लीप एपनिया भी हो जाता है। तो ये वजन को लोग शुरू में कंट्रोल करें। और ऐसी माएँ जो सुन रही हैं, बच्चों को चॉकलेट वगैरह की आदत ना दिलवाएं। अच्छा। या मतलब उन कट डाउन करें। अभी से कुछ को फैमिलियल या कुछ कुदरती तौर पर बच्चे मोटापे की तरफ माइल होते हैं, तो उन पर निगाह ज़्यादा चाहिए कि ऐसे बच्चों को ज़रा सा कंट्रोल अभी से करें। हाँ, राइट। अच्छा, हम ये चॉकलेट्स हैं, ये जंक फूड्स हैं या ये सोडा ड्रिंक्स हैं, ये हम इतना बच्चों को इतना दे रहे होते हैं और शायद इतनी यंग एज में बच्चों को इतना ज़्यादा वेट होता भी नहीं है उनका, कुछ बच्चों का नहीं होता उनकी टीन एज में, लेकिन एक एज 20s क्रॉस करने के बाद या टीन क्रॉस करने के बाद एकदम से उनका वेट बढ़ने लग जाता है। तो आपने ये नहीं सोचना कि नहीं बच्चा तो मेरा जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है या इसको प्रॉब्लम नहीं होता। आपको ये नहीं पता कि आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन हो सकता है या क्या बीमारी लाहक हो सकती है, इसलिए आप ज़रूर कंट्रोल करें। बड़ी अजीब अजीब सी बीमारियां, नित नई बीमारियां जो हैं वो सुनने को मिल रही होती हैं, ख़ासतौर पर बच्चियों के लिए। और इसके लिए तो ये भी कहा जाता है थायराइड के लिए कि ये जो अभी हम लोग चिकन इस्तेमाल करते हैं इसका भी जो है वो इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रीज़न क्या है थायराइड के होने का, तो आपने एक तो कहा कि अगर वेट बढ़ रहा हो, आयोडीन की कमी, समझे ना। अब अल्लाह का शुक्र है कि आयोडाइज साल्ट पहले पाकिस्तान में मिलता नहीं था जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। तो एक ये चीज़ बहुत चीज़ जो मुझे मैं दुखी होता था कि यहाँ आयोडाइज साल्ट नहीं है। तो बच्चों को जो है आदत डालने के सी फूड लिया करें, मछली लिया करें, उससे आयोडीन होती है। तो ये जो आयोडाइज साल्ट तो है उसके अलावा
आयोडीन लिया करें। और फिर अपने अगर गले में सूजन नज़र आ रही या थूक निकलते में कोई चीज़ मूव कर रही गर्दन के आगे, कोई गोला सा ऊपर और नीचे जा रहा है, तो अपना चेकअप ज़रूर करवाना है। राइट, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये चीज़ डेफिनेटली आप अपनी बॉडी में चेंजेस महसूस करते हैं जब आप थायराइड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा आप बहुत लेज़ी हो जाते हैं, आपकी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है, उसके बाद आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको टेस्ट कराया जाता है डॉक्टर साहब, थायराइड का टेस्ट कराया जाता है। अच्छा, दूसरी बताऊँ कि थायराइड ज़्यादा काम करे तो ऐसे लोग कहेंगे हमारे बारे में बात नहीं की। जी, मैं उस तरफ भी आ रही थी। उस तरफ ये कि उनको दिल घबराता है, पसीने ज़्यादा आते हैं और खाना खा लेते हैं, वज़न ही नहीं बढ़ता है, वज़न कम होने लगता है, हालांकि आपकी खुराक बहुत अच्छी है, जिस्म में जिन घुस जाता है। आप 2, 3, 4 तंदूर की रोटी खा लें और सारी हजम हो जाएगी। अच्छा, इतना मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है थायराइड के ज़्यादा होने से। और थायराइड के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, दिल पर असर पड़ता है, वज़न कम होने लगता है और बड़ा चिड़चिड़ापन, गुस्सा रहता है, आपको गर्मी बहुत लगती है, सर्दी में भी आप कुछ नहीं पहनेंगे और बुरा हाल होता है गर्मी से। अच्छा। तो ऐसे लोग जो हैं हाइपर थायराइड कहलाते हैं, जिनमें थायराइड ज़्यादा। दोनों कंडीशन में फिजिकल अपीयरेंस पर असर ज़रूर पड़ता है, दोनों आपके ज़ाहिरी जो है वो आप में बड़ी तब्दीली आ रही होती है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बीमारी को जितना मैंने देखा या भी सुना कि इसमें ये खुद इटसेल्फ तो आपको तकलीफ़ में रखती है, ये आपकी और बाकी चीज़ों पर बड़ी मुतासर हो रही होती है। जिस तरह ये आपको हार्ट पेशेंट बना सकती है, ये आपके बॉडी के और ऑर्गन्स पर जो है अपना असर करती है। एक और कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी साजिद बात कर रहा हूँ बिहारी से। अच्छा जी, साजिद साहब अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। जी मुझे जो है ना नज़ला जो है फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा रहता है मॉर्निंग में। जी जी, ओके, ठीक है जी, तो मेडिसिन मैंने काफी जगह से ली है लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं हो रही। हाँ, सर में दर्द भी रहता है, मुंह से बू आती है जी, गला बार बार साफ करना पड़ता है जी, गला बार बार गले में खारिश होती रहती है और नज़ला जो है ना वो काफी ज्यादा रहता है मुझे। जी बिल्कुल सही है। आप सुबह उठने के बाद हो रहा है तो हो सकता है आपको कोई एलर्जी हो बिस्तर में आपके, जब आप उठते हैं तो हाउस डस्ट माइट्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है। और अगर इतनी ज़्यादा नज़ला है तो आपका कभी एक्सरे हुआ है तो आपका एक्सरे या मुआयना होना चाहिए कैमरे से, ताकि देख लें। ठीक है, नज़ला जो है एलर्जी है, एलर्जी से अक्सर होता है और नज़ले की वजह से इनको खासा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इन्होंने ज़रूर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। ENT स्पेशलिस्ट को दिखाए। ऐसे लोगों के नज़ले को हम वर्कआउट करते हैं कि इतना ज़्यादा है, नाक का मुआयना करते हैं। बाद ये नज़ला अगर कंट्रोल में ना हो, जैसे अगर इनका बहुत अरसे से, तो इनमें पॉलिप बन सकते हैं। पॉलिप जो नज़ले में वर्म से होकर पानी जमा हो जाता है और वो अच्छी चीज़ नहीं होती है, इनको चाहिए अपना मुआयना करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जिस तरह इन्होंने अपनी कंडीशन बताई, इस तरह की कंडीशन शायद बहुत सारे लोगों की होगी कि जिसे कहा जाता है कि पुराना नज़ला या नज़ला बहुत ज़्यादा रहता है, या कोई भी किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ फ्यूम्स बहुत ज़्यादा हों या मट्टी हो, पोल्यूशन हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो छींकें आने लग जाती हैं। एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करते हैं तो तबीयत ख़राब होने लग जाती है, आइज़ रेड हो जाती हैं। सो डॉक्टर साहब, इसका अगर मैं आपसे पूछूं एक जर्नल पर्सपेक्टिव में, तो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है या क्या इलाज करना चाहिए ऐसे मरीज़ों को अपना? ठीक है, हर एक पेशेंट को हम इवेल्यूएट करते हैं उसके हिसाब से। जो जनरलाइज आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ कि ऐसे लोग नज़ले को कंट्रोल करने के लिए एंटी एलर्जिक खा लिया करें। ठीक है। अपने आप को पहले तो डॉक्टर को रुजू करें, दिखाएं, उसको इवेल्यूएट कराएं कितना है। हाँ, किसी को नज़ले वाली बार बार कंडीशन हो जाती है इस तरह, तो उसे चंद एहतियात की ज़रूरत है, जैसे कि अब उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनसे ज़्यादा होते हैं, परफ्यूम्स में रहते हैं या फ्यूम्स वगैरह में, तो उसको अवॉइड कर लें। और अपने नज़ले को कंट्रोल में करने के लिए आपको एंटी एलर्जिक लेनी ही लेनी है। अच्छा, वो आपने अपनी रूटीन में रखनी है ताकि आप जो है अपने इस एलर्जी को कंट्रोल कर सके। एक ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।
वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, डॉक्टर फसीउल अमीर हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के हवाले से। कहने को एक छोटी सी आम सी बीमारी लगती है कि एक आप मेडिसिन लें और उसे आप बहुत अच्छी बात है कि आप इसे कंट्रोल करें, आप इसे अपनी रूटीन में ऐसे चलाएं जिस तरह ये कोई बीमारी ही ना हो। ये एक रूटीन जिस तरह लोग ब्लड प्रेशर को या डायबिटीज़ के हवाले से कहा जाता है कि आप इसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर ये आपसे कंट्रोल ना हो रही हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं कि ये आपके आने वाली ज़िंदगी पर और आपकी ज़ाहिरी फ़िज़िकली अपीयरेंस पर आपके बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और आज मेरा जो फोकस है वो भी यही है कि फ़िज़िकली अक्सर चीज़ें आपके अंदर है ना, ठीक है, आप उसका इलाज करें, लेकिन जब वो ज़ाहिर होने लग जाती है ना तो हमारा मुआशरा ऐसा है कि अभी तक हम इतने ज़ाहिरी तौर पर तैयार नहीं हुए कि हम लोगों की काउंसलिंग करें या उन्हें समझें, बल्कि हम लोगों को और डराने या उनसे और ज़्यादा झिझकने लग जाते हैं। सो ये इस पर मैं आज जो है वो ज़्यादा फोकस करूँगी। एक हमारे कॉलर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। अली नाम है मेरा। मैंने डॉक्टर साहब से एक बात करनी थी कान के मसले के बारे में। जी कहिए। जी मेरे कान का जो पर्दा है वो डैमेज हुआ है। ओके। तो उसमें से पीप आती है। अच्छा। बहुत इलाज करवाया है लेकिन वो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो पर्दा तो डैमेज हो गया लेकिन पीप का आना बंद हो जाए, ऐसा कोई नुस्खा बता दें। आप कहाँ रहते हैं? मैं रावलपिंडी में। रावलपिंडी में रहते हैं। राइट। तो आप मुझे फ़ोन करके डिस्कस कर लीजिए। आज का टॉपिक थायराइड का है, लेकिन मैं आपका जवाब दे दूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच अली आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। एक तो ये कि मुझे राब्ते के लिए मेरा नाम गूगल कर लें तो इन्हें मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ओके। अच्छा, दूसरी जो कान से पीप आने से बहुत परेशान है। हाँ। और पर्दा भी डैमेज हो चुका है। ये पीप जो निकल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए सर्जरी होती है। ये बहुत अरसे से तो क्यों नहीं होगी इनकी सर्जरी? बदबख्ती है कि तो लोग खुद ही कान में कतरे डाल लेते हैं, डरते हैं। एक मिथ है कि कान के ऑपरेशन कामयाब नहीं होते। भाई आप माना मैंने कि कम लोग ट्रेंड हैं कान की सर्जरी करने के लिए, और कान की सर्जरी बहुत अच्छे नताइज मिलते हैं उससे। अल्लाह का शुक्र है मेरा 97% सक्सेस रेट है। माशाल्लाह। और ऐसे कान लेकिन जो एक सेट हो गया ना लोगों के हो गया, इसलिए मुझे कल पेशेंट आई थी मेरे पास पंजाब से, रही यार खान से। अच्छा। और उसकी वहाँ 2 दफ़ा सर्जरी हो चुकी थी। और कान के बाद लोग अगर एक्सपर्ट हैंड्स, बड़े हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर ने किया था, लेकिन ट्रेनिंग अब इतनी अच्छी कान की नहीं दी जा रही थी। अब शुरू भी है कि अब खुदा का शुक्र है कुछ ट्रेनिंग सेशंस यहाँ मिल जाते हैं डॉक्टर्स को, वरना डिग्रियाँ बड़ी बड़ी हैं और कान की सर्जरी करने वाले बहुत कम हैं। तो अब ये अगर प्रॉपरली कान की सर्जरी की जाए तो नताइज बहुत अच्छे हैं। अभी डिपेंड करता है, साल से बह रहा है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा आपको तजर्बा चाहिए उसकी सर्जरी करने में। डॉक्टर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद जितने जब आप आते हैं, हम कॉलर्स देखते हैं जो हमारे कान के मसाइल के हवाले से आते हैं, तो शायद जो डॉक्टर्स हैं वो भी सजेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि वो बेस्ट एक्सपर्टीज़ नहीं रखते या नहीं हो सकता सक्सेसफुल, और कान के खतरे देख के टाल देते हैं। और अफसोस ये होता है कि सीखना नहीं चाहते। भाई आप मैं इन्हें हाल ये काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा हाल है। ये कि मेरे अपने साथी हैं कुछ, मेरे हम पेशा हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको मैं कहता हूँ आओ आके कर लिया करो सर्जरी। मैं बैठा होता हूँ, ऊपर कर लो सर्जरी, थिएटर मेरे साथ में ऊपर ही। मैं कहा सीख लो यार, इट्स अ टाइम फॉर यू कि कम एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन द ईयर। फिर कहा तो वहाँ पे इतने पेशेंट आते हैं ईयर के, तो उनसे कुछ तो ईयर के मसाइल पे उन्होंने डिस्कस किया। तो मैंने कहा जो आके सिखाते नहीं थे लोग, और अब हम सिखाने को तैयार हैं। लोगों में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि कान की सर्जरी बड़ी बारीकियाँ चाहिए, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप चाहिए, कॉस्टली तो है चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी तो देखें ना, अभी कान का पर्दा फटा हुआ है, इन्होंने कहा जिक्र किया अपनी बीमारी की, खुद इन्होंने जो इस वक्त जो भी तशखीस हुई है वो इन्होंने बताया। अब इसको आप ड्रॉप से उसकी जो आम ज़बान में पेवंदकारी कैसे कर सकते हैं? यकीनन उसको एक प्रॉपर सर्जरी की ज़रूरत है। हाँ शायद उसको अगर वो बह रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसके पेन को रिलीफ देने के लिए आप ड्रॉप्स दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब उसका कवर तो नहीं किया जा सकता। इसको सर्जरी करते और सर्जरी का निशान भी नज़र नहीं आता। अच्छा, और सर्जरी में आपको ये नहीं कि एब्डोमिनल सर्जरी में 3 दिन तक भूखा रखना है। आप आएँ
उसी दिन घर चले जाएं। 24 घंटे के लिए वो मुश्किल रहते हैं हॉस्पिटल में। और पीछे जो निशान है बाद में, तो अगर 2-4 महीने बाद मैं देखूँ तो मुझे टॉर्च हेडलाइट लगा के देखना पड़ता है कहाँ मैंने सर्जरी की थी, मैंने की थी, कि मेरा स्कार एक बता देता है कि मैंने की है। अच्छा, आपका अपना एक स्टाइल मेरा है, अपना एक स्टाइल है कट लगाने का। ओके, राइट जनाब। सो अच्छे एक्सपर्ट्स के पास जाइए, और सर्जरी कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी भी होती है, और जब आप अच्छे लोगों को तलाश करते हैं तो डेफिनेटली वो मिलते भी हैं। डॉक्टर और मैं इनको बता दूं कि देखिए इसके नतीजे इतने अच्छे और इतने देर पाए हैं, क्योंकि मैं अब कई साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब जो बच्चे हैं जिनकी सर्जरी की है, जवान जिनकी सर्जरी की, अभी किसी और मसले में आते हैं, नाक के कोई और या दूसरे कान के, तो फिर वो बताते हैं आपने मेरा कान का 20 साल पहले ऑपरेट किया था। मैंने कहा भैया आपको ज़रा एग्जामिन कर लूँ, तो बिल्कुल लगता है नहीं कि इनका कान बनाया गया, इतना अच्छा वो हो जाता है कि नेचुरल लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊँगी जो हमारे थायराइड के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि ऐसे भी केसेस हुए कि जिस तरह हमारे यहाँ लड़कियों को तो वैसे ही सॉफ्ट टारगेट समझा जाते हैं ना, शादियाँ पता चला कि थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इस बात को जानने के बाद जो है डॉक्टर साहब शादियाँ भी टूट जाती हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। उसमें मैं लोगों की ये कहूँ कि कमज़रफ़ी है, उनकी सोच का कम होना है, या उनके अपने कुछ जो है वो कुछ अपने मफादात हैं, वो तमाम चीज़ें एक तरफ। लेकिन हम आज बात यहाँ पर ये करें कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको डायग्नोस हो जाता है, मेडिसिन इटसेल्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या सर्जरी या कोई और हल मौजूद है? थायराइड को कंट्रोल करने के 2 तरीके हैं। एक तो थायराइड की, एक मैं बता रहा था, निशानी की आंखें बाहर आ जाती हैं। अच्छा, बस वो एग्जॉप्थाल्मस है। ठीक है। तो उस थायराइड के अगर गिलहड़ है, एक तो ज़्यादा काम कर रहा है या कम काम कर रहा है, हर 2 सूरतों में उसका इलाज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, कम काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है एक तरफ है। अगर थायराइड में नुमायाँ हो गया है, नोड्यूल नज़र आता है, तो नोड्यूल में कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए नोड्यूल जो है या थायराइड का बढ़ने को आप बहुत ख्याल से इलाज करें और करवाएं। अगर बड़ा हुआ है तो आपको कहते हैं कि इसमें ये टेस्ट करा लें, तो करवा लीजिएगा। और टेस्ट होते कि नीडल डाल के उसका निकालते हैं रेशा, और उसको टेस्ट करते हैं, उसमें सेल्स खराब वाले तो नहीं है। हर सूरत में जो नोड्यूल बहुत अरसे तक रहता है, फाइन नीडल है, एक्सप्रेशन बायोप्सी, वो आप आए आके नीडल सेल्स कर लेते हैं, पता भी लगता है, ऐसे लगता है जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में दर्द होता है ना, पता ही नहीं लगता। तो उस नोड्यूल में कोई ख़राब चीज़ भी हो सकती है। नोड्यूल 2 किस्म के होते हैं, हॉट नोड्यूल, कोल्ड नोड्यूल। यानी कि थायराइड का एक हिस्सा जहाँ गांठ हुई है, गिल्टी हो गई है, वो काम करना छोड़ देता है, या गिल्टी है और वो ज़्यादा काम कर रहा है। हर 2 सूरतों में उस नोड्यूल का टेस्ट होना चाहिए, और ज़्यादा काम कर रहा है तो आपको दवा भी खानी है टेस्ट से पहले और ऑपरेशन होने तक। और उस नोड्यूल को, गिल्टी को हम निकाल देते हैं सर्जरी करके, निकालना ज़रूरी होता है। ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि ये देख लें उस नोड्यूल में जो सेल्स हैं वो कैंसर वाले तो नहीं, मैलिग्नेंट तो नहीं है। अगर मैलिग्नेंट है तो पूरा ग्लैंड हम निकाल देते हैं। सॉरी, हमें बंदे को बचाना है, पूरा ग्लैंड निकाल देते हैं, तो फिर आपको थायरॉक्सिन खानी ही पड़ती है। जैसे आप खाना 3 वक्त खाते हैं, आपको थायरॉक्सिन 1 वक्त खानी या 2 वक्त खानी है। अच्छा, तो मतलब ये सर्जरी एक हल मौजूद है, लेकिन पहले आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप मेडिसिन के ज़रिए जो है वो आप इसको कंट्रोल करें, अपने आप रूटीन लाइफ को बेहतर बनाएं। आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है, आपने फैट्स नहीं लेने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आपने अच्छी हेल्दी ग़िज़ा लेनी है, आपने अपनी नींद का जो है वो प्रॉपर टाइम आपने नींद को अपना देना है। इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी, जिस तरह खाना डालना है ना अपने पेट में, इसी तरह आपने अपने जिस्म में लाजमी अपने आप को करार देना है इस चीज़ को कि आपने एक्सरसाइज करनी है। ये 3 चीज़ें डॉक्टर साहब ने कहा बड़ी ख़ास है उन तमाम लोगों के लिए जो थायराइड के पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब, ये जिस तरह आप इसके सिम्टम्स बता रहे हैं, ये अगर आप इसको सर्जरी नहीं करवाते तो फिर तो ये चीज़ लाइफ टाइम चलती है आपके साथ? लाइफ टाइम चलती है। फिर ये कैंसर बन सकता है गिल्टी में। अच्छा। या फिर वो इतना बड़ा हो जाता है कि रात को सोने में दबने लगता है ट्रेकिया पे, ट्रेकियोमैलेशिया हो सकता है, यानी कार्टिलेज ट्रेकिया की नर्व की वो दब के जो है उसका बड़ा सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। फिर इतना सब कुछ होने के बाद जब आते हैं लोग,
तो सर्जरी फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाती है ना। फिर लोग कहते हैं कि सर्जरी के मसाइल क्या हैं। ना डरें, सर्जरी के मसाइल आवाज़ ख़राब होने का भी हम सर्जरी कर लेते हैं। लोग डरते हैं इसमें आवाज़ ख़राब होती है, बहुत कम लोगों की होती है। अच्छा। अगर आप एक एक्सपीरियंस सर्जन से कराएं तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो सप्लाई करती है वोकल कॉर्ड को, ये थायराइड में इसका डर होता है कि अगर वो हिट हो जाए या स्ट्रेच हो जाए तो आवाज़ ख़राब हो सकती है। उस ख़राब आवाज़ को भी हम सही कर लेते हैं फोनो सर्जरी करके। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जिस तरह आपकी तो माशाल्लाह से प्रैक्टिस है, आप तो डेली जो है अब एक बड़ा नंबर है पेशेंट्स का जो आप देख रहे होते हैं। डॉक्टर साहब थायराइड का जो पेशेंट है वो आपको ज़्यादा क्या मतलब यंग एज के बच्चे मतलब आपको लोग देखे हैं या जो है जो एजिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं, किस एज ग्रुप को आपने यहाँ पाकिस्तान में देखा है थायराइड? यूजुअली ये मिडिल एज इनमें ज़्यादा देखा है। अच्छा, ये जेनेटिकल है प्रॉब्लम या ये आपको रीजन? 20 to 40 इयर्स में ज़्यादा देखा है। 20 to 40 इयर्स में देखा। अच्छा डॉक्टर साहब ये क्या ये जेनेटिकल भी हो सकती है, ये होता है प्रॉब्लम? हो सकता है कि अगर आपकी फैमिली में है तो आपको इस चीज़। अच्छा, यहाँ भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक उन्होंने बड़ा ख़ास चीज़ बताई कि जब भी आप नमक इस्तेमाल करें, मेरे ख्याल से आम नमक में और आयोडाइज नमक में शायद कुछ रुपयों का फ़र्क होगा, लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करें इस थायराइड की बीमारी से तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे होते हैं अपने घर में आयोडाइज सॉल्ट ला के। तो प्लीज़ आयोडाइज सॉल्ट इस्तेमाल करें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो है ना, ये आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का इजहार करें। थैंक यू सो मच। खुश रहें, इसी तरह काम करते रहें। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।